करिए या मरिए, चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया, मरिए चक दे हो चक दे इंडिया, चक। Hello students, how are you? Hope doing well. You know we have completed the last chapter GST. Now we are going to start a new chapter of account, which name is accounting equation. This chapter is most important according to the exam point of view. And what is the meaning of accounting equation? Let's start. Listen. यहाँ पर लिखा है बच्चे क्या, prior to the understanding an accounting equation, it is essential to know about the balance sheet. An example of simple balance sheet in T form is given below. कहता है कि सब कुछ करने से पहले जो आप सीखना चाहते हो, उसको सीखने से पहले आपको एक बैलेंस शीट का मतलब पता होना चाहिए कि बैलेंस शीट होती क्या है। क्लियर है? मतलब अकाउंटिंग इक्वेशन सीखने से पहले हमें बैलेंस शीट के बारे में पता होना चाहिए। बैलेंस शीट क्या होती है बेटा? बैलेंस शीट का मतलब होता है कि जो हमारी एसेट्स और लायबिलिटी के बारे में बता रहा है, मतलब कि आपके पास कितना पैसा है और आपने बाहर मार्केट से कितना उधार ले रखा है या फिर इंटरनल सोर्सेज से कितना लोन वगैरह ले रखा है, तो वो आपकी लायबिलिटीज हो जाएगी। क्लियर है? मतलब आपके बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब आपके पास कितना पैसा है और बाहर मार्केट में आपने कितना पे करना है, तो ये आपका क्या कहलाता है? बैलेंस शीट कहलाता है, फाइनेंशियल पोजीशन कहलाती है। तो फाइनेंशियल पोजीशन हमें कौन शो करता है? बैलेंस शीट शो करती है कि इस पर्सन के अकाउंट्स में, इस पर्सन के फर्म में, इस पर्सन के बिजनेस में कितना पैसा है और इसने बाहर मार्केट से कितना उधार लिया, तो वो क्या बन जाएगी? बैलेंस शीट बन जाएगी। तो एग्जांपल लिया हमने बैलेंस शीट का, देखो कहता है इस साइड हमने कैपिटल एंड लायबिलिटीज मेंशन कर रखी है और इस साइड हमने एसेट्स मेंशन कर रखी है। क्लियर है? जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट रहता है वो टी शेप का रहता है। कहते हैं इस साइड हमने कैपिटल एंड लायबिलिटीज मेंशन कर रखी हैं और इस साइड हमने एसेट्स मेंशन कर रखी हैं। लायबिलिटीज बेटा आपको पता है, हमने पहले जो डेफिनेशन पढ़ी थी, बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ा था, उसके अंदर हमने लायबिलिटीज के बारे में पढ़ा था। क्या होता है लायबिलिटीज का? मतलब होता है दायित्व, कि हमने बाहर मार्केट में कितना पे करना है, टोटल ऑफ द इंटरनल सोर्सेज एंड एक्सटर्नल सोर्सेज, करंट लायबिलिटीज एंड नॉन करंट लायबिलिटीज। ऐसे हमने पढ़ा था, अपने नोट्स में चेक कर लेना, एक बार रिवाइज कर लेना। बट ऊपर से बताया जाता है कि लायबिलिटी का मीनिंग क्या होता है, कि जो हमारी देनदारियां हैं मार्केट में जो हमने पे करना है वो क्या कहलाता है? लायबिलिटी कहलाता है। कहते हैं जैसे कैपिटल, कैपिटल बाहर मार्केट में कैसे पे करेंगे कैपिटल? बेटा अगर प्रोप्राइटर बिजनेस में पैसा लगा रहा है, आपको पहले ही बताया गया था कि जो बिजनेस है और जो बिजनेस का मालिक है वो दोनों क्या है? अलग अलग पर्सन है। जो बिजनेस है और जो बिजनेस का मालिक है वो दोनों अलग अलग पर्सन है। बिजनेस हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। बिजनेस की एक अलग पहचान होती है। बिजनेस के मालिक का बिजनेस से कुछ लेना देना नहीं होता। अगर बिजनेस का मालिक कैपिटल लगाता है तो वो बिजनेस उसको क्या करेगा? रिटर्न करेगा या फिर इंटरेस्ट और कैपिटल पे करेगा। तो वो बिजनेस की कैपिटल नहीं है, तो लिखता है कैपिटल। लायबिलिटी है बिजनेस के लिए। बैलेंस शीट किसकी प्रिपेयर की जा रही है? एक बिजनेस की प्रिपेयर की जा रही है। तो कैपिटल बिजनेस की लायबिलिटी है। लायबिलिटीज और क्या होगी? जैसे क्रेडिटर्स हो गए, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गए। क्रेडिटर्स बोले तो जिससे हमने बाहर मार्केट में उधार पैसा लिया, उधार में सामान खरीदा, नोन एज क्रेडिटर। एंड बैंक ओवरड्राफ्ट क्या बताया गया था कि कुछ पर्संस जिनका अकाउंट बैंक के अंदर कौन सा होता है? करंट अकाउंट होता है। वो बिजनेस में अकाउंट्स में से, अपने खातों में से बैंक से ज्यादा विड्रॉल कर लेते हैं। मतलब जितना अकाउंट में उनका पैसा जमा है उससे ज्यादा विड्रॉल कर लेते हैं शॉर्ट पीरियड के लिए, तो वो क्या कहलाता है? हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट कहलाता है। रिटर्न करना पड़ेगा इंटरेस्ट के साथ। ठीक है? तो क्या है? हमारी लायबिलिटी है। उसके बाद लिखता है क्या? एसेट्स। एसेट्स क्या होती है? जो हमारा खुद का पैसा है बिजनेस में या फिर हमने किसी से लेना है हमारा पैसा, नोन एज एसेट्स। कैश एट बैंक, डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग, जिन चीजों को कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है और हमारा पैसा, नोन एज एसेट्स। अब यहाँ पर एक बात देखने को मिल रही है क्या, कि लायबिलिटी का टोटल भी 1 लाख है, एसेट्स का टोटल भी 1 लाख है। तो यहाँ से ये समझ आया कि जो बैलेंस शीट होती है उसका जो टोटल है लेफ्ट एंड
राइट हैंड साइड का वो हमेशा क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। मतलब जो एसेट्स का टोटल है और जो लायबिलिटीज का टोटल है वो हमेशा क्या रहता है, इक्वल रहता है। क्लियर है? जो एसेट्स का टोटल है और जो लायबिलिटीज का टोटल है वो हमेशा क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। उसके बाद क्या कहता है, देखो कहता है कि जो हमारी एसेट्स हैं लायबिलिटीज के इक्वल है। इसका मतलब हमने जितना पैसा हमारा है क्या वो सारे का सारा हमने पे करना है। एसेट्स क्या बताई गई, जिन चीजों को कैश में कन्वर्ट कर सकता है, और लायबिलिटी क्या बताया गया, जिसको पे करना है। तो ये जो एसेट्स हैं क्या हमेशा लायबिलिटीज के इक्वल रहेंगी। इसका मतलब जितना हमारा पैसा है उतना हमने पे करना है। इससे तो ये क्वेश्चन राइज हो रहा है। कहता है नहीं, जो आपकी एसेट्स हैं वो आपने कहां से ली, या तो अपने पैसे से ली होगी, खुद के फंड से, या फिर बाहर मार्केट से फंड उधार लिए होंगे, वहां से लिया होगा। तो इसीलिए जो एसेट्स हैं वो किसके इक्वल चलती हैं, लायबिलिटीज के इक्वल चलती हैं। थ्योरी में क्या लिखता है, देखो इन दिस बैलेंस शीट, इस बैलेंस शीट में एसेट्स आर रिकॉर्डेड ऑन द राइट साइड ऑफ द कैपिटल एंड लायबिलिटी। राइट साइड जो एसेट्स हैं वो कहां पर शो की गई, ये देखो आपकी राइट साइड है ना, ये आप इस हैंड राइट हैंड कौन सा आपका, ये वाला। तो राइट हैंड साइड हमारी क्या होगी, एसेट होगी, और लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या होगी, लायबिलिटीज होगी। एंड कैपिटल एंड लायबिलिटीज आर रिकॉर्डेड इन द लेफ्ट साइड। द टोटल ऑफ द बोथ साइड्स ऑफ द बैलेंस शीट इज ऑलवेज इक्वल। जो बैलेंस शीट के अंदर चीजें मेंशन है हमें, जो लायबिलिटीज हैं और जो एसेट्स हैं, जो उनका टोटल रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है? उसके बाद लिखता है क्या, बिकॉज़, क्यों सेम रहेगा, द एसेट्स ऑफ द बिजनेस आर परचेज्ड आइदर फ्रॉम द कैपिटल और फ्रॉम द फंड्स ऑफ द प्रोवाइडेड बाय एक्सटर्नल पार्टीज। या तो वो कैपिटल के अगेंस्ट परचेज की गई होगी या एक्सटर्नल फंड्स के अगेंस्ट परचेज की होगी। पैसा कहां से आएगा, या तो आप बिजनेस में खुद का पैसा लगाओगे या उधार से लोगे। अगर खुद का पैसा लग रहा है तो वो आपकी कैपिटल बन रही है, बाहर मार्केट से उधार ले रहे हो वो आपकी लायबिलिटीज बन रही है। तो इस तरह से कहता है कि इस रीजन से जो एसेट्स हैं और जो लायबिलिटीज हैं वो क्या रहेंगी, इक्वल रहेंगी। क्लियर है? दोबारा सुनो यहाँ तक का टॉपिक। हम अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन से कहता है कि उससे पहले आपको बैलेंस शीट के बारे में पता होना चाहिए। जो बैलेंस शीट होती है वो टी फॉर्म की प्रिपेयर की जाती है। कहता है जो हमारी राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है आपकी, जो उसके अंदर वहां पर क्या प्रिपेयर की जाएंगी, एसेट्स शो की जाएंगी। जो लेफ्ट हैंड साइड है वहां पर लायबिलिटीज शो की जाएंगी, कैपिटल एंड लायबिलिटी शो की जाएंगी। क्लियर है यहाँ तक? फिर कहता है कि जो एसेट्स हैं और जो लायबिलिटीज हैं उनका जो बैलेंस है वो क्या रहेगा, हमेशा इक्वल रहेगा। रीजन इक्वल क्यों रहेगा, इक्वल इसीलिए रहेगा क्योंकि जो हमने एसेट्स परचेज की हैं या तो वो हमने खुद का पैसा, खुद के पैसे से परचेज की होंगी मतलब कैपिटल, और या फिर हमने बाहर मार्केट से उधार ली होगी जिससे हमारी लायबिलिटीज क्रिएट होती हैं एक्सटर्नल से। Clear? In this balance sheet, assets are recorded on the right side, capital and the liabilities are recorded in the left side. The total of the both side of the balance sheet is always equal. हमेशा क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, because the assets of the business are purchased either from the capital or from the funds provided by the external party. या तो खुद के पैसे से यूज कर रहा है या बाहर के पैसे से यूज कर रहा है, तो वो क्या बन जाएंगी, लायबिलिटी। इस रीजन से जो आपकी एसेट्स और जो लायबिलिटीज है वो क्या रहेगी बेटा, इक्वल रहेगी। क्लियर है? एक क्वेश्चन यहीं पर क्लियर कर लो अपना कि जो लायबिलिटीज का बैलेंस होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है। सर आपने इसको तो हम डेबिट साइड बोलते हैं, बट बैलेंस शीट के अंदर हम इसको डेबिट साइड और क्रेडिट साइड नहीं बोल रहे। इसको हमने क्या मेंशन किया, राइट साइड और लेफ्ट साइड। क्लियर है? तो जो लायबिलिटीज का बैलेंस होता है वो हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, और जो एसेट्स का बैलेंस होता है वो हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। पहले भी बताया गया था एक बार। तो जो एसेट्स का बैलेंस होगा वो डेबिट बैलेंस होगा। बैलेंस का मतलब क्या, कि जो आपका खुद का पैसा है, एसेट्स है आपकी, कोई चीज आती है आपके पास, एसेट्स परचेज करते हो, क्या करते हो, उसको डेबिट करते हो, क्रेडिट तो नहीं शो करते। आपने किसी को पैसा देना है, उसको क्या करोगे, क्रेडिट करोगे, वो आपके कौन है, क्रेडिटर्स हैं। तो इस रीजन से लायबिलिटीज का बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट होगा, और एसेट्स का बैलेंस क्या होगा, डेबिट होगा। क्लियर है? अब ये क्वेश्चन राइज होता है, सर बैलेंस शीट तो क्लियर होगी, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, जिसके चैप्टर के बारे में हम पढ़ रहे हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब क्या बेटा, इक्वेशन क्या होती है, मैथ्स के अंदर आपने इक्वेशन पढ़ी होगी। एक जो आपके पास डाटा है उसको न्यूमेरिकल फॉर्म में शो कर देंगे। अकाउंट में तो हम न्यूमेरिकल फॉर्म में पढ़ रहे हैं। एक
जैसे यहाँ पर क्या पढ़ा हमने कि जो हमारी एसेट्स हैं इक्वल है किसके, लायबिलिटी और कैपिटल के टोटल के इक्वल है। तो यहाँ से एक इक्वेशन अराइज कर देना, वो क्या बन जाएगी, अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या लिखा है देखो, द अबव पोजीशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। जो हमने ये वाली सारी थ्योरी पढ़ी, इस थ्योरी को अगर हम एक इक्वेशन में डिनोट करना चाहें जिससे हमें ये पूरा समझ आ जाए, तो उसको अकाउंटिंग इक्वेशन समझ सकते हैं। क्या होता है कि एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। यही पढ़ा हमने थ्योरी में, पूरी थ्योरी में क्या पढ़ा अभी तक कि जो एसेट्स है वो किसके इक्वल चल रही है, लायबिलिटीज के और कैपिटल के। तो एसेट्स कितनी थी हमारी, 1 लाख थी, लायबिलिटी कितनी है 40,000 और 60,000 क्या है, कैपिटल। तो यहाँ से फॉर्मूला राइट हो गया कि जो एसेट्स हैं वो किसके इक्वल रहेंगी, लायबिलिटी प्लस कैपिटल के इक्वल रहेंगी। क्लियर है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। आगे लिखता है अकाउंटिंग इक्वेशन सिग्निफाइज दैट द एसेट्स ऑफ द बिजनेस आर ऑलवेज इक्वल टू द टोटल ऑफ द कैपिटल एंड लायबिलिटी। कि जो एसेट्स हैं वो हमेशा इक्वल रहेंगी किसके, कैपिटल के और लायबिलिटीज के। क्लियर है बेटा, जो एसेट्स हैं वो हमेशा इक्वल रहेंगे किसके, एसेट्स किसके इक्वल रहेंगी, कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो इससे क्या फॉर्मूला राइज हो गया, ये हमारी किस क्या होगी, अकाउंटिंग इक्वेशन बन गई। क्लियर है, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बन गई, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। क्लियर है, ये नोट कर लो, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कराएंगे फिर अभी। देखो बेटा एक क्वेश्चन देखो इसी से रिलेटेड, सारे क्वेश्चन इसके एज इट इज सेम रहेंगे। 2-3 चीजों के बारे में एक्स्ट्रा बता दिया जाएगा, तो 1 या 1.5 ही लेक्चर बनता है बेटा इसके ऊपर, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बहुत इजी चैप्टर है, एक क्वेश्चन पक्का एग्जाम में पूछा जाता है, 4 या 6 मार्क्स का इसमें से रहता ही रहता है। तो अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, इतना इजी है कि सारे के सारे क्वेश्चन ही सेम है, कुछ डिफरेंट नहीं है। देखो क्वेश्चन नोट करो, इस तरह से आएगा, प्रिपेयर अकाउंटिंग फर्स्ट नोट करो, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख। नेक्स्ट परचेज गुड्स फॉर कैश 30,000 and on credit 20,000. नेक्स्ट नोट करो, sold goods for cash costing 10,000 and on credit 15,000, both at a profit of 20%। ये क्वेश्चन दे रखा है बेटा बुक में,
देखो क्या लिखता है, प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर करो। फटाफट अपने दिमाग में इससे रिलेटेड जर्नल एंट्री सोच लो। पहले जर्नल इसीलिए करवाया गया था आपको। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, मतलब दो चीजों के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, एक तो कैश के ऊपर पड़ रहा है और एक कैपिटल के ऊपर। नेक्स्ट, परचेज गुड्स फॉर कैश, कैश में गुड्स परचेज करी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेज मतलब स्टॉक, स्टॉक के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है और कैश के ऊपर। ऑन क्रेडिट, अगर उधार में खरीदोगे तो परचेज अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, क्रेडिटर्स सॉरी, परचेज के ऊपर पड़ रहा है और क्रेडिटर्स के ऊपर पड़ रहा है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश में सेल करी तो क्या एंट्री करोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, कैश के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है और सेल के ऊपर। अगर उधार में सेल करोगे तो कौन बनेगा, डेटर्स, डेटर्स के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है और सेल्स के ऊपर। मतलब जर्नल आती है तो अकाउंटिंग इक्वेशन आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। फॉर्मेट क्या रहेगा बेटा इसका, इधर लिख लो ट्रांजैक्शन, इधर एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। क्लियर है? तो देखो एसेट्स में जो आपकी आइटम्स हैं, यहां से आपको क्या क्या दिखा क्वेश्चन में। सबसे पहले आपको अकाउंटिंग इक्वेशन में पूरा क्वेश्चन रीड करना पड़ेगा कि आपके क्वेश्चन में किस किस के बारे में बात है, एसेट्स कौन कौन सी आपकी और लायबिलिटीज कौन कौन सी। फर्स्ट के अंदर आपका क्या है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कैश क्या होता है, एसेट होती है, तो एसेट्स के अंदर नोट कर दिया कैश। कैपिटल क्या होती है, इधर शो होगी। फिर कहता है कि परचेज करा, परचेज करोगे तो स्टॉक होगा, स्टॉक एसेट होती है। उधार में परचेज कर रहे हो तो क्रेडिटर्स, लायबिलिटी होगी। फिर सेल कर रहे हो, उधार में सेल करोगे तो डेटर्स। ये हमारी एसेट्स और लायबिलिटी का फॉर्मेट है। क्लियर है? अब जैसे फर्स्ट लिख रखे हैं, यहाँ पर नोट कर दो जो भी फर्स्ट पूछ रखे हैं, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। क्या एंट्री बोली थी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। किस किस के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, कैश बढ़ रहा है और कैपिटल बढ़ रही है। तो 1 लाख के ऊपर इफेक्ट, 1 लाख का कैश और 1 लाख की, बाकी का तो कोई बैलेंस नहीं है, बाकी सबका कितना चल रहा है, 0 चल रहा है। क्लियर है? इसके बाद इसके नीचे एक लाइन ड्रॉ कर दो, यहाँ पर लिखो इक्वेशन। क्या इक्वेशन आई आपके पास, 1 लाख 0 0 1 लाख 0। क्लियर है? उसके बाद परचेज गुड्स फॉर कैश, यहाँ पर लिखो जो सी भी ट्रांजैक्शन हो रही है आपकी, परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000 and on credit 30,000। गुड्स परचेज करी कैश में तो 20,000 और 30,000 क्रेडिट। बेटा जब आप कोई भी चीज परचेज करके आए, मान लो ये स्केल परचेज किया, इस स्केल के पैसे नहीं देके आए, मार्कर परचेज किया, मार्कर के पैसे देके आए। आपके पास जो आइटम्स आ रही है वो तो दोनों ही आ रही है, स्केल और परचेज दोनों इंक्रीज हो रहा है आपका, स्केल और मार्कर दोनों इंक्रीज हो रहे हैं। मतलब चाहे कैश में परचेज करो चाहे ना करो, दोनों चीजें आइटम्स आपकी स्टॉक में इंक्रीज हो रही है। स्टॉक कितने का इंक्रीज हो गया आपका, 50,000 का। 1 लाख का कैश ऑलरेडी चल रहा था हमारे पास, और परचेज करा, कैश में परचेज किया होगा तो कैश क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा, तो कैश में से हमने 20,000 क्या कर दिए, माइनस कर दिए।
और क्रेडिट में अगर परचेज किया होगा तो क्या इंक्रीज हुए होंगे, क्रेडिटर्स इंक्रीज हुए होंगे 30,000 के। सुनो दोबारा से, जब आपने परचेज की, कैश में परचेज की तो 20,000 कैश कम हो गया, परचेज कर रहे हो कैश में तो कैश जा रहा है आपका कम हो गया। ब्रैकेट में शो करने का मतलब होता है अकाउंट्स में कि वो चीज माइनस में चल रही है, तो 20,000 का कैश कम हो गया। और जो उधार में परचेज की उससे आपके क्रेडिटर्स इंक्रीज हो गए, 30,000 के क्रेडिटर्स इंक्रीज कर दिए। लेकिन आपके पास टोटल सामान कितने रुपए का आ रहा है, स्टॉक कितने का इंक्रीज हो रहा है, 50,000 का इंक्रीज हो रहा है। ये चीजें याद रखना कि हमेशा एसेट्स और लायबिलिटीज के ऊपर इफेक्ट बराबर चलता रहेगा, मतलब जो टोटल है वो हमेशा इक्वल चलेगा। इससे नीचे जो इक्वेशन बनाते हैं उसमें पता चल जाता है हमें। ये देखो, ये लाइन फिर ड्रॉ करी, इसके बाद देखो, फिर लिखोगे इक्वेशन, यहाँ का बैलेंस कितना चल रहा है 80,000, यहाँ का कितना चल रहा है 50,000, 80,000 प्लस 50,000 1,30,000। यहाँ का बैलेंस कितना चल रहा है बेटा 1 लाख, और यहाँ का बैलेंस कितना चल रहा है 30,000। क्लियर है, 1,30,000। अब लास्ट में क्या बोल रखा है, सोल्ड गुड्स, सामान बेचा, कितने का बेचा, कैश में बेचा 10,000 का, उधार में बेचा 15,000। दोनों चीजें बेची हैं प्रॉफिट पर 20%। ठीक है, अब सामान चाहे उधार में बेचो चाहे नगद बेचो, सामान तो जा रहा है ना आपका, आपकी खुद की पॉकेट से कितने का सामान जा रहा है 25,000 का सामान जा रहा है, तो स्टॉक कम हो गया 25,000 का। जो कैश में बेचोगे सामान, आपके पास कैश क्या होगा, आ जाएगा, इंक्रीज हो गया कैश हमारा। और क्या था कि जो उधार में सामान बेचोगे उससे क्या इंक्रीज होंगे, डेटर्स इंक्रीज होंगे, कितने के इंक्रीज होंगे 15,000। क्लियर है। कैपिटल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, 20% जो प्रॉफिट हो रहा था वो किसके अंदर ऐड हो जाएगा, आपकी कैपिटल के अंदर ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो अब कितना परसेंट दोनों के ऊपर, 2,000 पे प्रॉफिट इसके ऊपर हो रहा है, 15,000 गुना 20%, 3,000 प्रॉफिट इसके ऊपर हो रहा है। टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है हमारा 5,000, तो वो 5,000 किसके अंदर ऐड हो जाएगा, कैपिटल। समझ आई बात, मतलब जो प्रॉफिट होगा वो किसके ऊपर ऐड हो जाएगा, कैपिटल में। दोबारा सुनो, सेल कर रहा था सामान 10,000 का कैश में, 15,000 का उधार में, टोटल सामान कितने का कम हुआ आपके पास, 25,000 का कम हो गया, माइनस कर दिया। 10,000 का कैश में बेचा था, बढ़ा दिया, 15,000 का उधार में बेचा था, डेटर्स बढ़ा दिए। तो इस तरह से जो 20% प्रॉफिट हो रहा था दोनों के ऊपर, 10,000 के ऊपर 20% 2,000, 15,000 के ऊपर 20% 3,000, तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया 5,000। तो जो इक्वेशन बनेगी लास्ट में हमारी फाइनल इक्वेशन, प्रॉफिट को हमेशा ऐड करते हैं बेटा उसमें, कैपिटल में, याद रखना। तो कितना बना यहाँ पर देखो, 90,000, 25,000 और 15,000। क्लियर है। उधर कितना बना 1,05,000, 1,05,000 और 30,000। जो डेटर्स होंगे बेटा वो 18,000 के इंक्रीज होंगे। रीजन क्यों इंक्रीज हुए 18,000 के, देखो कि जो हमारे पास कैश भी आया, यहाँ पे जो कैश है वो भी 12,000 से इंक्रीज होगा। क्योंकि देखो 10,000 वाला सामान 20% प्रॉफिट पर बेचा जा रहा है, मतलब 12,000 में बेच रहे हैं उसको, आपके पास कितने का कैश आएगा 12,000 का। 15,000 वाला सामान क्रेडिट में बेचा जा रहा है 18,000 में, वो पर्सन तो आपको कितने पे करेगा 18,000 पे करेगा, तो डेटर्स कितने के बढ़ जाएंगे 18,000। बट जो स्टॉक है वो नेट अमाउंट जितने का था 10,000 और 15,000 उतनी मेंशन की जाएगी। जो टोटल रहेगा हमारा बोथ साइड्स का इक्वल रहेगा, एसेट्स और लायबिलिटी। ठीक है, ये फॉर्मेट था
मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इजी भी है, कुछ टफ नहीं है। एक क्वेश्चन समझोगे, सारे क्वेश्चन सेम है। दोबारा से सुनो, क्वेश्चन दे रखा था स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, फॉर्मेट रहेगा ट्रांजैक्शन एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। क्वेश्चन पढ़ दो, जो सी एसेट्स आपको मेंशन कर रखी है। इस क्वेश्चन में कैश था, स्टॉक था, डेटर थे, कैपिटल और क्रेडिटर्स थे। बिजनेस स्टार्ट किया कैश से, कैश इंक्रीज हो रहा है और कैपिटल इंक्रीज हो रही है, मतलब दोनों को इंक्रीज कर दिया। फिर इक्वेशन बनेगी, नीचे ऐसे ही ड्रॉ करनी है आपको लाइन, कैश इंक्रीज, कैश जितना टोटल और कैपिटल का जितना टोटल। परचेज करी गुड्स कैश में और क्रेडिट में, दोनों परचेज कर रहे हो। स्टॉक तो इंक्रीज हो रहा है 50,000 का, स्टॉक इंक्रीज कर दिया 50,000 से। 20,000 का कैश में सामान परचेज किया था, तो 20,000 कैश में से माइनस परचेज उधार में करनी थी, तो क्रेडिटर्स बढ़ रहे थे, 30,000 के क्रेडिटर्स बढ़ा। इक्वेशन आ गई हमारे पास, 80,000 कैश का बैलेंस बच गया, 50,000 स्टॉक का, डेटर्स का ये जीरो चल रहा था तो जीरो ही मेंशन कर। उसके बाद लिखते हैं कैपिटल के 1 लाख और क्रेडिटर्स के 30,000। आफ्टर दैट सामान सेल किया था, 10,000 वाला सामान 20% प्रॉफिट पर सेल करा। आपके पास से तो सामान 10,000 का गया, लेकिन 20% जो प्रॉफिट था 12,000 में, कैश कितना आया आपके पास 12,000, और 15,000 वाला सामान 20% प्रॉफिट पे उधार में सेल किया, 18,000 में सेल किया क्रेडिट में। आपके पास से तो सामान कितने का गया 15,000 का, टोटल सामान आपके पास कितने रुपए का कम हुआ 25,000। जो प्रॉफिट होता है वो कैपिटल में ऐड कर देते हैं, टोटल प्रॉफिट हो रहा था 5,000। तो एसेट्स का टोटल और लायबिलिटीज का टोटल हमेशा इक्वल रहेगा, लास्ट में ड्रॉ कर दोगे फाइनल इक्वेशन। इस तरह से इसके जितने भी क्वेश्चन रहेंगे वो सेम रहेंगे। कोई भी डाउट रहता है व्हाट्सएप पर शेयर कर लो या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, पूछ लिया करो बेटा, आपका ही फायदा, आपको बार-बार बोला जा रहा है। कोई डाउट है इसमें से पूछ लेना, बहुत इजी है और इम्पोर्टेंट भी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। घर पे रहो, गर्मी बढ़ती जा रही है, अपना भी ध्यान रखो, पेरेंट्स का भी ध्यान रखो और स्टडी को कंटिन्यू करते रहो। कोई डाउट रहता है तो पूछ लेना। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय। तू बेतरिए या मरिए